Hello students, hope you all might have enjoyed this lockdown period and summer at home. Now this is time for studying, and due to this COVID-19 situation we can't gather at school. That is why let's go digitally. And one more thing I want to specify you that you can call me anytime for your queries, and you can also message me anytime. So let us start with our 10th standard syllabus. First of all, I will show you the syllabus of 10th standard science 2. Students, now the content of the syllabus is in front of you. It includes 10 chapters from biology side and environmental studies and social health. So 6 chapters are from biology side, which are they: heredity and evolution, life processes in living organism part 1, life processes in living organism part 2, then animal classification, introduction to microbiology, cell biology and biotechnology. These chapters are from biology side. And next 3 chapters, that is environmental management towards green energy and disaster management, these are from environmental studies. And one social health, 9th lesson. All these lessons are included in your science 2 book. So let us start with our first lesson, heredity and evolution. Before starting, I want to say you something. जब भी लेसन हम पढ़ेंगे उस वक्त आप लोगों को बुक में कंसंट्रेट करना है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर भी कंसंट्रेट करना है. ओके, सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, दिस लेसन contain heredity and hereditary changes, transcription, translation, translocation, evolution, evidences of evolution, Darwin's theory of natural selection, Lamarckism, speciation and human evolution. इतने सारे इसमें कंटेंट है. उसके नीचे हम आते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे है कैन यू रिकॉल. कैन यू रिकॉल मतलब ये जो लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसका बेसिक पार्ट या फिर इसका जो पहले वाला पार्ट है, हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये लेसन के अंडर में पढ़ा है. क्या पढ़ा था उस टाइम पे हमने, ये भी हमको देखना है साथ ही साथ और याद करना है. वो बेसिस पे ये लेसन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. सो लास्ट ईयर हमने देखा था सबसे पहले हेरिडिटी. हेरिडिटी डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पेरेंट्स में है, उनके ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ये जो हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हेरिडिटी. एंड वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स along with similarities many differences can be seen in the offsprings. देखिए, न्यू ऑफस्प्रिंग जो बॉर्न होता है मोस्टली वो सिमिलर होता है हम अपने पेरेंट्स के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल पपीज़ आर सिमिलर टू डॉग एंड इन्फेंट्स आर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स. मतलब जो बच्चे होते हैं वो एग्जैक्टली इंसानों के जैसे, मतलब आदमी के जैसे होते हैं. लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक दोनों के मिलकर, मतलब उनके माता या पिता दोनों के भी कैरेक्टरिस्टिक मिक्सिंग में आते हैं. और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग भी होते हैं. वो अलग क्यों होते हैं? ये वेरिएशंस की वजह से होता है. एंड
वेरिएशंस मतलब डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कैसे आते हैं ये लास्ट ईयर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अच्छे से पढ़ा हुआ है का मतलब क्या है? लास्ट ईयर का लेसन आपको अच्छे से अभी पढ़ना है, जिसमें आप देखेंगे मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आपको इनहेरिटेंस का प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है मैंने अच्छे से, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करके वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ना है। ओके, अभी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन होता कैसे है? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया जीन्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में दोनों भी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। कौन से दोनों भी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक? फिजिकल और फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो वो अपने पेरेंट्स से गेन करता है, मतलब पेरेंट्स से वो कैरेक्टर उसमें इनहेरिट होते हैं। कैसे होते हैं? तो जीन्स से होते हैं। ये हम लेसन में डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। आगे हमको बढ़ना है इवोल्यूशन। ये हेडिंग समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन थ्रू द सक्सेसिव जनरेशंस। मतलब इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज है। अब ये ग्रेजुअल चेंज कैसे होता है? ग्रेजुअल चेंज होते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं किस वजह से? वेरिएशंस की वजह से होते हैं। मतलब हर जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होते वक्त जो छोटे मोटे वेरिएशंस है उनका अकुमुलेशन धीरे धीरे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होते जाता है और फिर नेक्स्ट मतलब सक्सेसिव जनरेशन में उसका अकुमुलेशन होते जाता है। सक्सेसिव जनरेशन में वो वेरिएशंस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आगे बहुत सालों बाद, मतलब इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स करोड़ों साल भी उसको लग सकते हैं। उसके बाद में एक नई स्पीसीज़ का जन्म होता है धीरे धीरे। सो ये हो गया इवोल्यूशन। ये भी हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है जिसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विथ वेरिएशंस। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ होता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से अगले आने वाली जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र होता है वो सिमिलैरिटीज़ के साथ कुछ वेरिएशन भी ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। मतलब इतने जो प्लांट्स एनिमल्स की स्पीसीज जो हमारे सामने हैं वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो ये हुआ इवोल्यूशन के प्रोसेस से और धीरे धीरे। ओके, सो लास्ट ईयर का लेसन आपको अच्छे से पढ़ के इसके आगे आपको ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लेसन को समझ के लेना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन? विच कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। मतलब सेल्यूलर न्यूक्लियस का कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करने के लिए हेल्प करता है? कौन सा कंपोनेंट है? लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल्यूलर न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस, सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है? वो है डीएनए, ऑन विच क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड होल्डिंग द जीन्स। इसका मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ, वो डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगा। देखो ये डायग्राम आपके सामने है। हियर इज एनी सेल हैविंग न्यूक्लियस,
सो न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यहाँ पे बाजू में आपको दिखाया हुआ है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क, मतलब जो आपको यहाँ पे थ्रेड के जैसा पार्ट दिखाई दिया हुआ है वो है क्रोमैटिन नेटवर्क. एंड ये क्रोमैटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम्स फॉर्म करते हैं. एंड दैट क्रोमोसोम्स मीन्स दैट डीएनए हैविंग जीन्स. So genes are located on DNA strands. एंड जो जीन्स है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस, मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी तक कैरी करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं. ये डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी हुई है, इसको बोलते हैं हेरिडिटी. थर्ड क्वेश्चन है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, डीएनए मॉलिक्यूल कैसा बना हुआ है. डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड पेयर्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस. इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं. ये 3 कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट होके डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है. डीएनए के अंदर जो शुगर है वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ये उसका डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है, इसलिए उसमें शुगर जो है वो है डीऑक्सीराइबोस शुगर. डीऑक्सीराइबोस शुगर लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. कौन सा मॉलिक्यूल, डीएनए का मॉलिक्यूल. एंड इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ क्रोमैटिन. क्रोमैटिन का कंपोनेंट है. क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए. जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए के बने हुए हैं. एंड ये डीएनए किसने ढूंढ के निकाला हुआ है. दिस एसिड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय स्विस बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869. 1869 में वाइट ब्लड सेल्स के अंदर सेल के न्यूक्लियस में ये क्या हुआ, डिस्कवर हुआ. And initially this acid was reported to be only in the nucleus of the cell. सबसे पहले मतलब इनिशियली मतलब पहले डीएनए वाला न्यूक्लिक एसिड ही सेल के अंदर होता है, ये डिस्कवर हुआ था. एंड दिस मॉलिक्यूल कंट्रोल द फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सेल एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल्स. डीएनए सेल की ग्रोथ को, सेल के फंक्शनिंग को और सेल डिवीजन की प्रोसेस जो कि रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है. एंड हेंस डीएनए एंड आरएनए आर कॉल्ड एज मास्टर मॉलिक्यूल्स. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सभी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है. ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको इसलिए दे रही हूँ ताकि डीएनए के बारे में आपकी जो नॉलेज है, जो पहले से आपको है लेकिन उसको हमको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए 1953 में वैटसन एंड क्रीक ने डीएनए का एक मॉडल प्रोड्यूस किया था. एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग में 2 पैरेलल थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर. यहाँ पे क्या है, 2 पैरेलल थ्रेड्स हैं और हेलिकल पैटर्न में कॉइल करके. आपने वो सीढ़ियाँ देखी होंगी जो हेलिक्स के जैसी है, मतलब राउंड सीढ़ी, वो राउंड सीढ़ी को हेलिक्स बोलते हैं. एंड दिस अरेंजमेंट दैट इज वाई कॉल्ड एज डबल हेलिक्स. डबल हेलिक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरेलल स्ट्रैंड्स हेलिकली रन होते हैं. एंड दिस स्ट्रक्चर कैन बी कंपेयर्ड विथ कॉइल्ड एंड फ्लेक्सिबल
लैडर, लैडर मतलब सीढ़ियाँ जो कॉइल्ड होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ऐसी लैडर के साथ इसको कंपेयर किया हुआ है। ये लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है, आप याद कीजिए। एंड हर एक जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसको फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस है, ऐसा 3 का मिलके जो मॉलिक्यूल बनता है वो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होके एक थ्रेड बनता है, दूसरे थ्रेड में भी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं एंड वो फिर नाइट्रोजिनस बेसिस को अटैच होते हैं एंड ये दोनों नाइट्रोजिनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स विच आर दे प्यूराइंस एंड पायरिमिडीन्स। ये जो प्यूराइंस है ये और 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एडेनाइन एंड ग्वानाइन एंड पायरिमिडीन्स थाइमाइन एंड साइटोसिन। यहाँ जो डायग्राम आपको दिखाई हुए है उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे हमने ये जो 3 क्वेश्चंस देखे हुए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस को आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, समझ के लेना है और लर्न भी करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है उसका, वो आपको समझने के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। और 9th का लेसन पूरा पढ़ के रखना। ओके।